नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में विस्तार से जानेंगे। अशोक के अभिलेख के साथ साथ मौर्य प्रशासन के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य शासकों के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इस साम्राज्य के स्थापना में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में वीडियो में बताया जा चुका है। यह मौर्य साम्राज्य के दूसरा वीडियो है। एक और वीडियो बनेगा जिसमें मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी का संभावित तिथि एग्जाम का 20 नवंबर को निर्धारित किया गया है, जबकि सीडीपीओ का एग्जाम सितंबर में होने की प्रबल संभावना है। सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी में यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। इसके अलावे एमपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, राजस्थान पीसीएस आदि एग्जामों में, एसएससी में भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस वीडियो से आपको 2-4 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, इसलिए इस वीडियो को गहराई से, तन्मयता से, ध्यानपूर्वक सुने और इसे अपने कॉपी में नोट करके बार बार दोहराएं ताकि आपका धीरज मजबूत हो सके। चलिए आज देखते हैं फिर अशोक के अभिलेख। अशोक का अभिलेख 47 जगहों पर 150 से अधिक अभिलेखों की खोज की जा चुकी है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन महोदय ने खोज किया था और अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और अशोक के अभिलेख को पढ़ने के उपरांत यह बताया कि अशोक भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा राजा था जो पहली बार अभिलेख के माध्यम से अपने साम्राज्य को संबोधित किया। अशोक का अभिलेख कई लिपियों में लिखा हुआ था, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक लिपि प्रमुख है। अरामाइक लिपि में लंघनाद और शहबाजगढ़ी का अभिलेख लिखा गया है, जबकि पाकिस्तान में जो मनसेरा का अभिलेख है यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है और अन्य अभिलेख जो है वह आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक का 14 बृहद शिलाभिलेख देश के 8 अलग अलग भागों में पाया गया है, जिसमें मनसेरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, गिरनार, एलीगुडी आदि प्रमुख है। अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग भागों में मिला है। लघु स्तंभ लेख, अशोक के लघु स्तंभ लेख जो मिला है वह आपको कालपी, इलाहाबाद, निगली हवा, नौमीनदेई, सांची, सारनाथ आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के 14 अभिलेख जो हैं, अब देखते हैं इन 14 अभिलेख में किन अभिलेख में अशोक के द्वारा क्या क्या बात का चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम अभिलेख। प्रथम अभिलेख में अशोक पशु बलि की निंदा करता है। अशोक कहता है प्राणी मात्र के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए और पशुओं की निरर्थक हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा अभिलेख में अशोक कहता है मनुष्य और पशुओं के लिए अशोक अस्पताल की व्यवस्था करता है। इसी दूसरे अभिलेख से आपको केरल पुत्र, सतियापुत्र, चोर पांडे का भी उल्लेख मिलता है। अशोक दूसरे अभिलेख में कुआं को खुदवाने का
जो उल्लेख मिलता है वह दूसरे अभिलेख से ही मिलता है। यातायात के लिए सड़क का मरम्मत करना, कुआं खुदवाना, वृक्ष लगवाना आदि कार्यों का उल्लेख इसी दूसरे अभिलेख से अशोक का मिलता है। तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों के बारे में पता चलता है। युक्त, रज्जु और प्रादेशिक नामक जो राजकीय अधिकारी की नियुक्ति किया गया था उसका उल्लेख तीसरे अभिलेख से मिलता है। और इन अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में जाकर के निरीक्षण करने के आदेश जो दिया गया था उसका उल्लेख इससे मिलता है। चौथा अभिलेख में कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी उसका उल्लेख आपको चौथा अभिलेख से मिलता है। 5वें अभिलेख से धर्म महामात्र के नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 6ठे अभिलेख से प्रतिवेदक का उल्लेख मिलता है। 6ठे अभिलेख में ही अशोक कहा है कि मैं कहीं भी रहूं तो प्रतिवेदक किसी भी समय कहीं भी राज्य के समस्या को लेकर के मेरे पास आ सकते हैं, मैं उसे हल करने के लिए तत्पर रहूंगा। 7वें अभिलेख में सहिष्णुता की बात कही गई है। 7वें अभिलेख में अशोक कहता है कि साम्राज्य में जितने भी समुदाय हैं सभी समुदाय के बीच में सहिष्णुता की भावना बढ़े, इसकी बात इन्होंने कहा है। 8वें अभिलेख में अशोक के द्वारा धर्म यात्रा जो की गई थी उसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया का अशोक ने यात्रा किया था। इसके राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उन्होंने रुमिनदेही का यात्रा किया था, जहां पर उन्होंने रुमिनदेही अभिलेख इस बात का भी उल्लेख मिलता है। अशोक इस जगह आने के उपरांत यहाँ के कर को 1/6 से घटा करके 1/8 अर्थात 1/20 कर दिया था, कर को घटा दिया था। यही इसी रुमिनदेही अभिलेख से मिलता है। धर्म यात्रा के दौरान यह काम किया था अशोक ने। अशोक के 8वें अभिलेख से सांची, श्रावस्ती आदि जगहों पर जो अशोक धर्म यात्रा का था उनका भी उल्लेख मिलता है। 9वें अभिलेख से विभिन्न प्रकार के समारोहों की जिन अशोक के द्वारा निंदा किया गया है उसका उल्लेख मिलता है। जबकि 10वें अभिलेख में ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीति के श्रेष्ठता पर बल प्रदान किया गया है, इसका उल्लेख आपको 10वें अभिलेख से मिलता है। 11वें अभिलेख से धम्म नीति का उल्लेख मिलता है। अशोक ने जो धम्म नीति अपनाई थी उसका उल्लेख 11वें अभिलेख से मिलता है। 12वें अभिलेख से सर्वधर्म संभाव और स्त्री महामात्र की जो नियुक्ति की गई थी उसका उल्लेख आपको 12वें अभिलेख से मिलता है। 13वें अभिलेख से अशोक के यह सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसी 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस 13वें अभिलेख से 8वीं जो कि आपको एक लड़ाकू जनजाति होता था, लुटेरा जनजाति होता था, उसके बारे में उल्लेख मिला है। और अशोक कहा है कि भले अशोक शस्त्र को त्याग दिया है लेकिन 8वीं की इस बात को समझे, वह राज्य के सुरक्षा को अगर भंग करेंगे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात अशोक ने 13वें अभिलेख में ही 8वीं को चेताया था, उसका उल्लेख मिलता है। इसी 13वें अभिलेख से विदेशियों का भी चर्चा मिलता है। 5 विदेशी शासकों के बारे में जिसके साथ अशोक के अच्छे संबंध थे उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे सीरिया का, मिस्र का, मोगास का, अन्य विदेशी यात्रियों का अर्थात 5 विदेशी यात्रियों का उल्लेख इन 13वें अभिलेख से मिलता है। 14वें अभिलेख में अशोक कहता है अपने प्रजा को कि आप धार्मिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए, अर्थात धार्मिक जीवन जीने के लिए अशोक प्रेरित करता है। इसका उल्लेख हमें 14वें अभिलेख से मिलता है। इसके अलावा 7 स्तंभ लेख अशोक के जो कि साम्राज्य के 6 अलग अलग भागों में से प्राप्त हुआ है उसका उल्लेख मिलता है। दिल्ली टोपड़ा और दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये अशोक के 2 अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठा के ले आया था। कौशाम्बी अभिलेख जिसे प्रयाग स्तंभलेख भी कहता है, इसमें अशोक के एक पत्नी करवाटी का उल्लेख है जो कि तीवर की मां थी। इसी प्रयाग स्तंभलेख से हमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहते हैं, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख इसी प्रयाग स्तंभ से लेख से भी मिलता है। इस अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, बीरबल का उल्लेख मिलता है। इसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने कौशाम्बी से उठा करके इलाहाबाद के किला में स्थापित कर दिया। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेरा, रामपुरवा
और रामपुरवा के अलावा आपको रामपुरवा, ये अभिलेख आपको बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त होते हैं। और संकिसा, ये संकिसा जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। संकिसा अभिलेख के शीर्ष पर हाथी का चित्र मूर्ति बनाया हुआ है, जबकि अरेराज के स्तंभ लेख के शीर्ष पर नटवा बैल का मूर्ति बना हुआ है। इसके अलावे अगर हम देखते हैं तो अशोक का जो है मास्की नेट्टूर उद्गोलम और गुर्जरा अभिलेख, मास्की नेट्टूर और उद्गोलम अभिलेख जो है यह कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। जबकि गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है, इसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख है। अशोक भाबरू अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्न में विश्वास व्यक्त करता है, बौद्ध, धर्म और संघ में। अशोक का कलिंग विजय क्यों किया? अशोक कलिंग चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, इसलिए अशोक ने कलिंग को विजित करने के लिए अभियान चलाया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय अभियान चलाया। कलिंग विजय करने का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना, समुद्र और आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना, समाज की सुरक्षा को बढ़ाना और उत्तर से दक्षिण के सीधे संपर्क मार्ग को सुव्यवस्थित करना। इन उद्देश्य से अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग को विजित किया और कलिंग की 2 राजधानी बनाई। उत्तर के लिए धौली, तोसली और दक्षिण के लिए जोगढ़। दक्षिण कलिंग के भाग के लिए जोगढ़ राजधानी थी, जबकि उत्तरी कलिंग भाग के लिए तोसली था। कलिंग विजय करने के उपरांत अशोक ने जो इसमें जान माल की हानि हुई उससे काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने भेरी घोष के जगह पर धम घोष की नीति अपनाई और यहां से उन्होंने युद्ध करने की नीति को त्याग दिया। इसके बाद अगर देखते हैं तो अशोक धर्म नीति अपनाने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का मुख्य श्रेय जो है वह उपगुप्त को है। उपगुप्त को ही मौलिपुत्र तीस कहते हैं, जो कि तीसरे बौद्ध संघ थी, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, उसका अध्यक्ष था ही मौलिपुत्र तीस के। इसके अलावा अशोक बराबर की पहाड़ी में गुहा विहार का निर्माण कराया था। विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल और सुदामा, ये गुहा अभिलेख बना करके अशोक आजीविकों को दान में दे दिया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन को जब देखते हैं तो मौर्य प्रशासन में सम्राट जो होता था वह पूरे साम्राज्य का प्रधान होता था। इस समय में पैतृक निरंकुशता की प्रचलन था। दैविक सिद्धांत का, राजत्व के दैविक सिद्धांत का इस समय में उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय में पैतृक राजतंत्र थी और मंत्री परिषद शासन चलाने में राजा को सहयोग करते थे। साम्राज्य केंद्रीय प्रशासन के रूप में देखें तो केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग होते थे, जिनको तीर्थ कहा जाता था। ये 18 विभाग कौन सा थे? तो इसमें प्रधानमंत्री या प्रधान धर्माचार्य, जिसका प्रधान क्या होता, पुरोहित होता था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो समाहर्ता, ये समाहर्ता जो थे यह राजकीय कर को एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। सन्निधात्री, ये राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला पदाधिकारी होता था। सेना नायक, यह सेना का संगठन करता था, युद्ध को लड़ता था और संधि विग्रही के कार्य में, संधि के समय में राजा को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता था। प्रदेश का फौजदारी अर्थात कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक, यह धर्मस्थल अर्थात दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 2 दंडपाल सैन्य सामग्री को जुटाने वाला प्रमुख विभाग होता था, विभाग का अध्यक्ष होता था। अंतपाल
यह सीमावर्ती दुर्गों, सैनिक छावनियों का प्रमुख होता था। दुर्गपाल ये साम्राज्य के भीतर के जो सेना का दुर्ग होता था उसका अध्यक्ष होता था। नागरक या नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। प्रशासता, प्रशासता का मुख्य कार्य था राजकीय कागजात को सुरक्षित रखना और उसका अधिकारी, प्रमुख अधिकारी था। 2 वारी यह राजमहल का प्रमुख अधिकारी होता था। 8वीं या वन विभाग का प्रमुख होता था। कर्मांतिक और अंतर्वारी, कर्मांतिक आपको अंतवारी यह अंतःपुर अर्थात सम्राट के अंगरक्षक का प्रमुख अधिकारी होता था और यह अंतःपुर का भी प्रमुख अधिकारी होता था। और कर्मांतिक जो होता था यह उद्योग और वाणिज्य का प्रमुख होता था। द्वितीय श्रेणी के उच्च अधिकारियों को मंत्री का अधीन कार्य करना होता था। इन अधिकारियों के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं गणिका। ये गणिका जो होता था ये वेश्याओं के निरीक्षण का कार्य करता था। जबकि सीता अध्यक्ष जो होता था वह राजकीय भूमि का प्रमुख अधिकारी होता था। राजकीय भूमि और कृषि विभाग का अधिकारी होता था। गौ अध्यक्ष जो होता था पशुपालन विभाग का अधिकारी होता था। जबकि विविता अध्यक्ष चारागाह की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। सूत्रा अध्यक्ष और सुना अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष का मुख्य कार्य हत्या करने योग्य पशु या हत्या करने वाले अर्थात अवैध पशुओं के विभाग का प्रमुख अधिकारी सुना अध्यक्ष होता था। अश्व अध्यक्ष घोड़े के अधिकारी होता था, घोड़े के प्रबंधन में। और हस्ती अध्यक्ष या हाथी की व्यवस्था करने वाला प्रमुख पदाधिकारी होता था। पन्या अध्यक्ष यह वाणिज्य व्यापार से संबंधित अधिकारी था। पोटवा अध्यक्ष माप तोल से संबंधित अधिकारी होता था। जबकि शुल्क अध्यक्ष सीमा शुल्क वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। लक्षणा अध्यक्ष यह टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। संस्था अध्यक्ष और बंधना अध्यक्ष, बंधनागार अध्यक्ष जो होता था या कारागार विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष जो होता है यह आपको खान विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इस प्रकार से देखते हैं केंद्रीय अधिकारीगण के बारे में पता चल गया। अब गुप्तचर विभाग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की काफी व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। गुप्तचरी का प्रमुख विभाग जो होता था उसे महामात्र सर्प कहा गया है। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्थागत संस्था, संचार। संस्था जो था वह एक ही जगह पर रह करके गुप्तचरी का कार्य करता था। जबकि संचार जो था वह घूम घूम करके अपने इंफॉर्मेशन को एकत्रित करता था, गुप्तचरी का कार्य करता था। इसके बाद अगर देखते हैं प्रांतीय प्रशासन को, तो साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया गया था। प्रांत को इस समय में मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे। उत्तरापक्ष पथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणा पथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी, प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी। तो इस तरह से देखते हैं प्रांत के अर्थशास्त्र में 5 प्रांत का उल्लेख किया गया है। शासन, प्रांत का जो शासक होता था वह उपराजा या वायसराय के नाम से भी जाना जाता था। प्रांत को मंडल में विभाजित किया गया था। मंडल जो वर्तमान में कमिश्नरी के जैसा ही था। मंडल का प्रमुख अधिकारी जो होता था वह आपको प्रदेष्टा होता था। प्रदेष्टा मंडल को विषय में विभाजित किया गया था अथवा आहार में। विषय के प्रमुख अधिकारी को विस्पति कहते थे। 8 सर्गों के समूह के अधिकारी को स्थानिक कहते थे। 4 सर्गों के समूह के अधिकारी को द्रोणमुख कहते थे। 2 सर्गों के समूह के अधिकारी को क्या कहते थे? 2 सर्गों के समूह के अधिकारी को खरवातिक कहते थे। 10 समूह के गांव के अधिकारी को संग्रहण कहते थे। और ग्राम का प्रशासन ग्रामणी देखता था। यह गांव का सबसे छोटे स्तर पर प्रशासन का इकाई था। तो इस तरह से मौर्य प्रशासन में विभाजन देख लिए। अब न्यायपालिक व्यवस्था, मौर्य प्रशासन का न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायाधिकारी सम्राट होता था। सम्राट
में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का शक्ति निहित था। सम्राट से नीचे का जो देखें, अगर न्याय का काम कौन देखता था तो आपको धर्मस्थल या दीवानी मामले को देखता था और कंटक शोधन फौजदारी मामले को देखता था। तो न्याय व्यवस्था की ये व्यवस्था थी। सैन्य प्रशासन में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन के संचालन के लिए 30 सदस्यों की समिति होता था, जो 5-5 सदस्यों में 6 भागों में विभाजित था। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के संचालन के लिए भी 30 सदस्यों का एक समिति था, जो 6 भागों में बढ़ा हुआ था और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसमें प्रथम समिति के रूप में अगर देखें, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन का को जो 6 समितियों विभाजित किया गया था, तो प्रथम समिति में क्या है, तो प्रथम समिति में नगर प्रशासन के प्रथम समिति में आपको वाणिज्य और व्यापार का उल्लेख है। वाणिज्य और व्यापार का उल्लेख है, वह व्यापार का उल्लेख है। दूसरे अभिलेख में, दूसरे समिति में क्या है, दूसरे समिति में मेगास्थनीज के अनुसार जो दूसरा समिति है, इस समिति में क्या, किसका उल्लेख है, इस समिति में विदेशियों का उल्लेख है। नगर प्रशासन के इस समिति में विदेशियों का उल्लेख है। तीसरे समिति में किसका उल्लेख है, तो तीसरे समिति में अगर देखें तो तीसरे समिति में आपको इसका जो उल्लेख है, इसमें जन्म और मृत्यु का जो विवरण रखता था उसका उल्लेख है। 5वें अभिलेख समिति और 6ठे समिति, 5वें समिति में निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करने के वाले समिति का कार्य देखता था और 6ठे में बिक्री करके वसूली का व्यवस्था देखा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में अशोक के अभिलेख देख लिए, मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को देख लिए। अब अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक स्थितियों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये आपको मेरा वीडियो इतिहास के विषय में आपको 67 पीएससी में, बीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे काफी क्वेश्चन आएंगे, तो नियमित रूप से देखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तीसरे वीडियो जो आएंगे, इसमें संपूर्ण मौर्य प्रशासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।